हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोमास्टर लोकी। पिछले वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसे कहा जाता है या हिंदी में नियंत्रण एवं समन्वय या तंत्रिका तंत्र भी इसे कहा जाता है। इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन देखे थे, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट गेन किए थे बहुत ही कम टाइम पे और रिवाइज किए थे बेसिकली कॉन्सेप्ट को। और ये जो कंटेंट है बिल्कुल आपका जो प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग है, जैसे कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अकॉर्डिंग क्लास 10th का सिलेबस है ये, है ना। तो उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी क्लास 10th के सिलेबस को कवर करेंगे, फिर क्लास 9th के सिलेबस को एक एक करके चैप्टर वाइज अपन कंप्लीट करते जाएंगे। हमारा अभी सीरीज कैसा चल रहा है, एक दिन थ्योरी और दूसरे दिन उसी थ्योरी का एमसीक्यू सेशन चल रहा है। तो आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण एवं समन्वय का कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके किसी भी बायोलॉजी एग्जाम के लिए, नहीं सिर्फ प्रयोगशाला परिचालक के लिए बल्कि किसी भी बायोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं फिर भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। बट हमारा मेन टारगेट अभी प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम जो आपके नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस है। ठीक है, चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आप बायोमास्टर लोकी का टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो सारे पीडीएफ हैं, चाहे जो स्टडी मटेरियल हो, थ्योरी से रिलेटेड कंटेंट हो या एमसीक्यू सेशन हो, सभी चीजें आपको बायोमास्टर लोकी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। और टेस्ट सीरीज भी कुछ दिन में आने वाला है आपके लिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूंगा, हमारे द्वारा बायोमास्टर लोकी तथा जो सुदेश सर बायोलॉजी है उनके द्वारा पीजीटी बायोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी का कोर्स भी लॉन्च किया गया है, जिसका अभी ऑफर पीरियड चल रहा है। ये कोर्स है टोटल 5000 रुपए का, लेकिन फेस्टिवल ऑफर में हम लोग इस कोर्स को 3000 में दे रहे हैं और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर व्याख्याता बायोलॉजी जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उस टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं www.lifesciencetutorial.com वेबसाइट पर जाके। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और यार वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करो, और बिल्कुल आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें बायोलॉजी से रिलेटेड और केमिस्ट्री फिजिक्स के भी वीडियोस इस चैनल में अभी कुछ दिनों में आने वाले हैं परिचालक के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाता है न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, किडनी की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। एक्सॉन ये न्यूरॉन का पार्ट है, डेंड्रॉइट भी न्यूरॉन का पार्ट है, लेकिन न्यूरॉन ठीक है, तंत्रिका कोशिका ये होता है क्या, हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो नर्व सेल तंत्रिका कोशिका, दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो गैप होता है, दो न्यूरॉनों के बीच का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोला जाता है इसे। ठीक है, दो न्यूरॉन, दो नर्व सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो उस बीच में क्या बनता है, साइनेप्स बनता है, नोड गैंग्लियन माइलिन शीथ नहीं बनता। ठीक है, बात करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। वैसे तो पिछले वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो पूरा डिटेल हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, तभी ये क्वेश्चन समझ आएंगे आपको, क्योंकि वहां पर बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 36 मिनट का वो वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लें, रैपिड रिवीजन है, तो आपको पूरा नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नर्व सेल कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से नर्व सेल होता है, इतना मोटा नहीं होता एक्सॉन, ये कुछ इस तरीके से नर्व सेल होगा। इधर साइड क्या रहेंगे, एंडिंग रहेगा। ये जो है ये है क्या, एक्सॉन है। यहां पर बीच में सेल बॉडी रहता है, सॉरी न्यूक्लियस रहता है, केंद्रिका। इधर साइड ये इस तरीके से ये डेंड्रॉइट होते हैं, ये डेंड्रॉइट। एक ही बार बना रहा हूं डायग्राम और क्वेश्चन में आपको इसको रिकॉल करते जाना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, ये बीच से आता है, ये एक्सॉन है, और ये है हमारा सेल बॉडी। ठीक है भाई, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से फिर इधर से ऐसे जुड़ेगा, है ना, अगला न्यूरॉन यहां से ऐसे जुड़ेगा, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहां पर जुड़ता है उसको बोलते हैं क्या, साइनेप्स बोला जाता है। ठीक है भाई, चलो तो आगे बढ़ते हैं तीसरे हमारे चौथे क्वेश्चन पर। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन इसको हम लोग किए नहीं है तो इसको कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग
संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। हमारी बॉडी के संतुलन और समन्वय या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहां पर सेरिब्रम ये नहीं होगा, सेरिबेलम, बिल्कुल सेरिबेलम ही ब्रेन का वो पार्ट है जो कि हमारी बॉडी में बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है भाई, चलो सेरिबेलम है ना। सेरिबेलम किसका पार्ट है? और पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क, मध्य ब्रेन और मिडिल ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क जिसे हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स, 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर सेरिबेलम हमारा पश्च मस्तिष्क का पार्ट है जो कि हमारी बॉडी में बैलेंस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। विच टाइप ऑफ नर्व कैरीज इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल? 3 टाइप के नर्व्स होते हैं। एक होता है सेंसरी संवेदी, दूसरा होता है मोटर है ना, और तीसरा होता है मिक्स्ड। 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। तो संवेदी या सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? हमारे ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल को लेके जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल को लेके जा रहा है। अगर मैं कोई गर्म चीज यहां पर टच कराया तो ये जो सिग्नल है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचेगा। तो ये सिग्नल को ले जाने वाला जो नर्व है वो सेंसरी नर्व होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है। और वहां से फिर हमारा ब्रेन उसको कोऑर्डिनेट करके फिर मैसेज भेजेगा कि भाई गर्म है तो हाथ हटा ले वहां से करके। तो ये जो मैसेज ब्रेन से हमारे यहां तक आएगा ये मोटर न्यूरॉन के द्वारा आता है। ठीक है, तो सेंसरी सिग्नल को ले जा रहा है, मोटर सिग्नल को ला रहा है। ठीक है, लेकिन मिक्स्ड क्या करता है? दोनों काम एक साथ करता है, सेंसरी और मोटर दोनों का काम करता है मिक्स्ड। ठीक है, तो यहां पर ब्रेन से मसल तक कौन ले जाता है? तो मोटर। ठीक है, ब्रेन से ले जा रहा है मैसेज को मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर तंत्रिकाएं। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज ब्रेन। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े हाई लेवल के भी हैं, क्योंकि सीजी व्यापम का आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, बदल रहा है, इसीलिए आपको हाई लेवल क्वेश्चंस भी करने हैं। बोला उन्होंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो 9-10 का सिलेबस है वही, लेकिन थोड़े हायर लेवल के भी क्वेश्चंस वो पूछ देते हैं, इसलिए हम लोग भी थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो मेनिंजिस इसका आंसर हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क की सुरक्षात्मक परत की को क्या कहते हैं? मेनिंजिस। ठीक है, मेनिंजिस हमारे मस्तिष्क का सुरक्षात्मक कवच होता है। ठीक है, परत होता है। विच लोब ऑफ द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है ना। तो सेरिब्रम का कौन सा लोब हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम का कौन सा लोब दृष्टि के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहां पर फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब नहीं होगा, ऑक्सीपिटल लोब हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे ऑक्सीपिटल लोब। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द केमिकल रिलीज्ड एट साइनेप्स कॉल्ड? साइनेप्स पर मुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइनेप्स किसको बोलते हैं? पहले तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहां पर जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है ना। तो इस साइनेप्स के बीच में जो केमिकल रिलीज होता है उसको क्या बोला जाता है? एंजाइम बिल्कुल नहीं, हार्मोन भी नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर याद रखेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के पास रिलीज होता है और ये क्या करते हैं? जो इंफॉर्मेशन होता है, इंपल्स होता है, सिग्नल होता है, उसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। 2 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है इनहिबिटरी और दूसरा क्या होता है? एक्साइटेटरी। तो इनहिबिटरी क्या करता है? पहले एक्साइटेटरी की बात करते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब सिग्नल जा रहा है तो उसको एक्साइट कर देता है, मतलब उसके इंपल्स को और बढ़ा देता है, मैसेज को बढ़ा चढ़ाकर भेजता है आगे। लेकिन इनहिबिटरी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब सिग्नल जाता है तो उसके मैसेज को वो थोड़ा इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है उसके इफेक्ट को। ठीक है, तो ये इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी का एग्जांपल याद रख सकते हैं, एसिटाइल कोलिन। और इनहिबिटरी का एग्जांपल याद रख सकते हैं, गाबा। ठीक है, गाबा। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल से याद रखेंगे यहां पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, विच स्ट्रक्चर इन द न्यूरॉन सिस्टम नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन? तो तंत्रिका तंत्र में किस संरचना द्वारा रिफ्लेक्स क्रियाओं का संचालन किया जाता है? हमारे नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के भी 2 पार्ट, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है। वैसे ही पीएनएस के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व कहां से निकलता है, ब्रेन से निकलने वाले को क्रेनियल नर्व बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व को स्पाइनल नर्व बोलते हैं। यहां पर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहां पीछे होता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से होकर निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये बीचों बीच जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम। और यहां से जो और आइट साइड में जो नर्व्स निकलेंगे उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ब्रेन का मतलब नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है, कौन सी संरचना है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, तो आप याद रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कुछ भी चीजें यहां पर सिग्नल आई, गर्म चीज को टच कराया, हमारे हाथ ने फट से उसको हटाया, ये रिफ्लेक्स एक्शन है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये सिग्नल पूरे ब्रेन तक तो जाएगा जरूर, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ही इसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेल्स फ्रॉम द माइलिन शीथ which cells form the myelin sheath in the central nervous system। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को बनाने वाला कौन है, तो यहां पर स्वान सेल नहीं आएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट आएगा। ये भी हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए याद रखेंगे आप। ओलिगोडेंड्रोसाइट ही माइलिन शीथ को बनाता है, किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, द हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइपोथैलेमस जो है निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण या नियमन में शामिल होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के लिए। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। और हाइपोथैलेमस ही बहुत सारे मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रैपिड रिवीजन, हार्मोन्स पूरा हमारी बॉडी में क्या क्या हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे, और उनका एमसीक्यू फिर उसके अगले वीडियो में। ठीक है। तो ऐसे ये चलते जाएगा पूरा सिलसिला, और आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। दृष्टि के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका क्रेनियल नर्व उत्तरदायी होती है, दृष्टि विजन के लिए। तो ऑप्टिक नर्व, बिल्कुल यहां पर ऑप्टिक नर्व इसका एग्जांपल हो जाता है। वेगस नर्व नहीं आएगा, ट्राइजेमाइनल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ये सब नहीं आएंगे। ऑप्टिक नर्व या आंख की तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विजन या दृष्टि के लिए। ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन आर न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर्ड। न्यूरोट्रांसमीटर कहां स्टोर होता है भाई, है ना। तो डेंड्रॉइट में न्यूरोट्रांसमीटर कहां रहते हैं, साइनेप्ट के पास में रहते हैं। ठीक है, साइनेप्सिस में रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो सेल बॉडी में भी नहीं, डेंड्रॉइट में भी नहीं। साइनेप्टिक वेसाइकल, बिल्कुल यही इसका आंसर है, एक्सॉन नहीं आएगा। देखो साइनेप्टिक वेसाइकल कैसे होता है, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉइट, ये रहा, ये है क्या, डेंड्रॉइट, और ये है क्या, एक्सॉन एंड। दूसरे, ये पहले न्यूरॉन का एक्सॉन एंड और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉइट है। ठीक है। तो दोनों जब आपस में जुड़ रहे हैं, इस बीच को, ये जो बीच है खाली स्पेस, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स। इसी रीजन पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर कहां होकर रहता है, तो इन बीच में ना, यहां पर ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसाइकल बोलते हैं। साइनेप्टिक वेसाइकल, है ना। तो इन्हीं साइनेप्टिक वेसाइकल्स में ही क्या प्रेजेंट रहता है, क्या स्टोर रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होकर रहता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क स्तंभ का पार्ट नहीं है। ब्रेन स्टेम में कौन कौन आते हैं बता देता हूं मैं। मिड ब्रेन आएगा, मिड ब्रेन, फिर उसके नीचे हाइंड ब्रेन के दो पार्ट आते हैं, एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, एंड तीसरा आ जाता है, पहला मिड ब्रेन, दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा, और तीसरा आ जाता है कौन सा, हमारा पोन्स। ये तीनों ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मतलब हमारे ब्रेन में यहां पर इस एरिया में तीनों ऐसे एक ही स्टेम में आते हैं, एक ही एक्सिस में आते हैं तीनों। मिड ब्रेन आएगा, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स, और सेरिबेलम जो साइड में आ जाता है थोड़ा। ठीक है, सेरिबेलम साइड में आ जाता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, विच इज द नॉट
विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहां पर हमको पूछा गया नॉट। आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना पड़ता है, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो ना, तो क्वेश्चन जब बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो बिल्कुल आप आंसर भी बहुत अच्छे से कर लोगे। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना होता है, तभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। नॉट पूछा गया है तो यहाँ पर सेरिबेलम इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज टिपिकली। एक न्यूरॉन की विश्राम झिल्ली विभव सामान्यतः कितनी होती है? जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा रेस्टिंग स्टेज में? तो यहाँ पर -40 नहीं होगा, -70 मिलीवोल्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। विश्राम अवस्था में वहां पर जो विभव है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो कितना होता है? -70 होता है, ठीक है भाई। चलो, इसी अवस्था को पोलराइजेशन भी बोलते हैं। 15th की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट एंड डाइजेशन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन या अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? हमारी बॉडी की ऐसी क्रियाएं जो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती, वो अपने आप कंट्रोल होते रहती है, ठीक है। ऐसी क्रियाएं जो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती, उनको इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। जैसे हमारे पलक का झपकना, स्नीजिंग हो गया। हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बोलेंगे कि भाई हार्ट थोड़े दिन रेस्ट ले ले, रुक जा, काम मत कर करके, तो वो ऐसा नहीं है ना, वो अपने आप ही काम कर रहा है। तो ये इनवॉलेंट्री फंक्शन। वॉलेंट्री फंक्शन मतलब जो हमारे द्वारा, जैसे मैं ये अपने हाथ को मूव करवाना चाह रहा हूं, तब ये हो रहा है, तो वॉलेंट्री फंक्शन है ये, ठीक है। बट यहां पर पूछा गया इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन सा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का? जैसे कि हार्ट बीट और डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पर सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में किस चीज के लिए भाई? इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज लोकेटेड बिटवीन। साइनेप्टिक क्लेफ्ट अभी मैंने बताया था कहां पर रहता है? 2 एक्सॉन, 2 एक्सॉन जुड़ते हैं तब साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनता है क्या? बिल्कुल नहीं। 2 सेल बॉडी, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। 2 सेल बॉडी मिलते हैं तब नहीं बनता है। यहाँ पर एक्सॉन एंड डेंड्राइट के मिलने से बनता है। ये रहा एक एक्सॉन का एंड और ये रहा एक डेंड्राइट का एंड, तो दोनों मिलकर यहाँ पर ये क्या बना है? ये बनता है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये रीजन साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाएगा, साइनेप्स कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स हॉर्मोन्स बाय कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है कि भाई पिट्यूटरी क्या रिलीज करो? हार्मोन रिलीज करो करके। कौन? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को अलग अलग तरीके से सिग्नल भेजता है कि ये वाला हार्मोन रिलीज करो, वो वाला हार्मोन रिलीज करो करके, है ना। तो ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, इसका आंसर हो जाता है। मेडुला, सेरिब्रम, पोन्स, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं यहां पर, विच नर्व सिस्टम कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन द फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में जब फाइट एंड फ्लाइट चलता रहता है, इमरजेंसी के टाइम पर कौन सा नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट काम करता है? लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में कौन सा तंत्रिका तंत्र का घटक शामिल होता है? यहां पर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक नर्व सिस्टम या सेंट्रल नर्व सिस्टम, कौन सा हो जाएगा? सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र ही इसका आंसर हो जाएगा। फाइट एंड फ्लाइट के समय हमारी बॉडी में कौन से तंत्रिका तंत्र काम करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं। और बिल्कुल यहां पर हमारा एड्रीनेलिन हार्मोन एंड नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, वो दोनों हार्मोन काम करते हैं यहां पर, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहां पर इसका आंसर हो जाता है। खासकर यहां पर नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा काम करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, द रीजन ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विथ स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन में कौन सा हमारे ब्रेन का पार्ट काम करता है? मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र वाक उत्पादन स्पीच प्रोडक्शन से संबंधित होता है? तो वर्निकल नहीं होगा, है ना, वर्निक्स नहीं होगा, वर्निक्स एरिया नहीं होगा, ब्रोका एरिया, बिल्कुल ब्रोका एरिया ही इसका आंसर है। ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सब नहीं होगा, ठीक है। ब्रोका रीजन, ब्रोकास एरिया जो है हमारे ब्रेन का, जो हम जो भी बोल रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरे ब्रेन का ब्रोका रीजन, ठीक है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
डिटेक्टिंग चेंजेस इन बॉडी पोजीशन, शरीर की स्थिति में परिवर्तन का पता लगाने वाले रिसेप्टर को क्या कहते हैं? तो यहां पर थर्मो रिसेप्टर, तो ये तो टेम्परेचर का पता लगाता है, बिल्कुल प्रोप्रियोसेप्टर है ना, प्रोप्रियोसेप्टर ये इसका आंसर है, जो कि हमारी बॉडी के किस चीज को बैलेंस करता है? ये स्थिति और परिवर्तन का पता लगाता है। हमारी बॉडी के स्थिति और हमारी बॉडी में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको पता लगाने का काम कौन करता है? प्रोप्रियोसेप्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फोटो रिसेप्टर तो लाइट से रिलेटेड है, लाइट आप ना एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। कीमो रिसेप्टर केमिकल से भाई, है ना, मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है, केमिकल, लाइट, और ये थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर से। तो ये सब तो आप नाम से ही पता कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये जो प्रोप्रियो रिसेप्टर है इसके बारे में नहीं पता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको एक दो चीज पता है फिर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस मैटर क्या करते हैं? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल अगर आप बायोमास्टर लोकी में आए हैं तो आपको आगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं बता दूं आपको कि प्रयोगशाला तकनीशियन जो 6 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे, लगभग 24-25 प्रैक्टिस सेशन लगाए थे। उनमें से 9 क्वेश्चन, 10 में से टोटल 9 क्वेश्चन यही प्रैक्टिस से ही आया था। तो अगर आप परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस को अच्छे से फॉलो करें। मैंने प्रयोगशाला तकनीशियन में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया था, लेकिन यहाँ पर आपके परिचालक के लिए कॉन्सेप्ट थ्योरी भी करवाया जा रहा है, ठीक है, और रैपिड रिवीजन के फॉर्म पे कराया जा रहा है। फालतू की बातें, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं की जाएगी वहां पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें, और जो आपके एग्जाम में आता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, वही चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। एक दिन थ्योरी पढ़ाएंगे, दूसरे दिन उसका एमसीक्यू सेशन। ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है प्रयोगशाला परिचालक का, ठीक है। पहले वीडियो में समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में बात किए थे, कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे, थ्योरी। यहाँ पर उसी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए। आज आने वाले वीडियो में हार्मोन्स की बात करेंगे, फिर और भी जो भी 10th और 9th जो सीजी बोर्ड का 10th और 9th है, पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे बायोलॉजी का। मैं कोशिश कर रहा हूँ केमिस्ट्री का भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके, मेरे द्वारा नहीं, एक हमारी बहुत ही फेमस मैम है डिसेन मैम, उनके द्वारा बिल्कुल मैं उनसे बात करने वाला हूँ अभी। तो शायद अगर वो एग्री हो जाते हैं तो आपको केमिस्ट्री के भी वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपके परिचालक एग्जाम की तैयारी यहाँ से अच्छे से हो जाने वाली है, ठीक है। 20 क्वेश्चन बायो के होंगे, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। फिजिक्स के लिए भी मेरे फ्रेंड्स है कुछ, उनसे भी बात करके देखता हूँ, अगर वो मान जाते हैं तो, ठीक है। काफी अच्छे टीचर्स ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बता दूं, पीजीटी बायोलॉजी का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, 3000 में आपको मिल रहा है, ठीक है ना। 3000, मात्र 3000 में। 5000 का कोर्स है, लेकिन फेस्टिवल ऑफर चल रहा है 3000 का, कुछ दिन का ही ये ऑफर चल रहा है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल आप ज्वाइन करके रख ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखते जरूर हो वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते। हाँ, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, और एक आध कमेंट बिल्कुल छोड़ दे। आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके कमेंट, हर एक कमेंट, आज तक ऐसा कोई कमेंट नहीं हुआ कि मैं रिप्लाई नहीं किया हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, सब चीज के लिए स्वागत है आपका, ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।